अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। तो आप लोगों को थंबनेल देख करके मालूम चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या जानने वाले हैं। तो फाइनली तरीके से आज हम लोग क्लास 10th के उर्दू दरक्षा किताब के सबक नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम अफसाना फरार है, उसका हम लोग जिक्र करने वाले हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए इसका पूरा माना और मतलब समझते हुए इस पाठ को बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सलीस ज़बान यानी आसान से आसान ज़बान में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और तमामी दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो को फुल वॉच करें, फुल देखें और देखने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से इस कहानी को समझ सके, ताकि इस पाठ से जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उसको आसानी के साथ आप हल कर सकें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं अफसाना फरार के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि महमूद माँ की करख्त आवाज़ महमूद के कान में गूंज गई। वह बाजू के कमरा में हिसाब बना रहा था। हिसाब की कॉपी समेटे बगैर उठ खड़ा हुआ। उसका नाम खतरा की घंटी की तरह उसके कान में बज रहा था। वह भागा हुआ माँ के पास आया। उसकी माँ का फरबा जिस्म गुस्सा से कांप रहा था, जैसे तंद हवा में बरगद का दरख्त डोल रहा हो। माँ की उभरी हुई आंखें, लाल अंगारा सा चेहरा, फैली हुई गर्दन देखकर सहम गया। गो यह मंजर उसके लिए नया नहीं था। मासूम फरिश्ता की तरह नजरें नीचे किए महमूद माँ के रूबरू खड़ा हो गया। ये मनफालाना अंदाज आने वाली आफत के मुकाबला में उसका तन्हा हथियार था। यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि इसमें एक मरकज़ी किरदार, आप जानते हैं कि अफसाना यानी कहानी में कोई एक मेन कैरेक्टर होता है, मुख्य पात्र होता है, जिसे उर्दू में मरकज़ी किरदार कहते हैं, जिसमें कहानी का एक हीरो होता है। उसका नाम, हीरो का नाम है महमूद। इसके अलावा भी बहुत सारे किरदार हैं, जिसमें इसी महमूद का एक दोस्त है जिसका नाम है अजीम। महमूद और अजीम के क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसका नाम है खालिदा। और इसके अलावा एक और किरदार है जो कि महमूद की बीवी है, महमूद की अहलिया है, जिसका नाम है जुबैदा। तो धीरे धीरे आप तमामी किरदार के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो महमूद जो है, ये माँ की करख्त आवाज़ उसके कान में गूंजता है, यानी सख्त आवाज़ जो है उसके कान में गूंजता है। वह बगल के कमरे में हिसाब बना रहा था। हिसाब की कॉपी जो है समेटे बगैर ही वह तुरंत खड़ा हुआ और भागा भागा अपने माँ के कमरे में गया। जैसे ही माँ के कमरे में गया तो क्या देखता है कि माँ का जो फरबा जिस्म है, मोटा जिस्म है, वो गुस्सा से काँप रहा है, जैसे तंद हवा में, तेज हवा में बरगद का दरख्त डोलता है। यानी जो बड़ का दरख्त होता है, बड़ का पेड़ होता है, जिसे डोल रहा हो, उस तरीके से माँ का भी जो फरबा जिसमें, मोटा जिस्म, गुस्से से कांप रहा था। माँ की जो उभरी हुई आंखें थी, लाल अंगारा सा चेहरा हो गया था। जो गर्दन थी वो पूरी तरीके से फैली हुई थी। ये देख करके बेचारा सहम जाता है। ये मंजर उसके लिए नया नहीं था, इस तरीके से मंजर पहले भी वो देख लिया था। अब क्या कर सकता है, बच्चा है, मासूम फरिश्ता की तरह और नजर नीचे किए हुए माँ के रूबरू खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो है माँ कहती है, बुला उन्हें बाहर से। महमूद की माँ ने गरजते हुए कहा। आपको बुला रही हैं, महमूद ने रुकते रुकते कहा। मुझसे क्या काम है? गुस्सा में है तो हुआ करें, उन्हें तो हर वक्त गुस्सा ही चढ़ा रहता है। कौन कहता है? तो महमूद के वालिद साहब कहते हैं। अच्छा चलो आता हूँ, उसके बाप ने कुर्सी से उठते हुए कमज़ोर आवाज़ में कहा। महमूद के बाप को देखकर उसकी माँ और बुलंद आवाज़ में गरजने लगी। तुमने मेरी मिट्टी पलीद कर डाली। नोच उस दिन को जब मेरे बाप ने तुम्हारे साथ मेरी शादी की। आखिर कुछ कहोगी भी या यूं ही बके जाओगी? महमूद के बाप ने आहिस्तगी से सवाल किया। हाँ, मैं तो बकवास मचाती ही हूँ, पागल सरी सब कुछ हूँ। अरे भाई, मैं कब को तुम्हें पागल कह रहा हूँ? अपने मुंह जो चाहो कह लो। हाँ जी, तुमसे शरीफ दुनिया में कौन होगा? जाने दो, मैं रजील सही, कमीनी सही, लेकिन तुम्हारे घर में अब 1 मिनट मेरा कदम नहीं जम सकता। अरे भाई, खुदा का वास्ता कुछ बताओ भी तो।
यानी इसमें कहने का मतलब इसमें यह है कि जैसे ही माँ बोलती है गरजते हुए कि बुलाओ उन्हें बाहर से, तो महमूद जो होता है वो बाहर जाकर अपने वालिद साहब से आते अपने बाप से कहता है कि बुला रही हैं आपको। उसके बाद महमूद के जो बाप है वो कहते हैं कि मुझसे क्या काम है, गुस्सा हुई तो होती रहे, हमेशा वो गुस्सा होती रहती हैं। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा चलो मैं आता हूँ पीछे से। उसके बाद कुर्सी से उठते हैं, उठने के बाद महमूद के वालिद साहब कमरे में जाते हैं। जैसे ही उनके बाप वालिद साहब जैसे ही उनके कमरे में जाते हैं, माँ और बुलंद आवाज से गरजने लगती है। उसके बाद कहती है कि तुमने मेरी मिट्टी पलीट कर डाली, यानी हमको रुसवा कर दिया, बदनाम कर दिया। उस दिन को हम कोसते हैं जिस दिन मेरे बाप ने तुम्हारे साथ शादी करी थी। उसके बाद महमूद के बाप बोलते हैं कि आखिर कुछ कहोगी भी या यूं ही बके जाओगी। उसके बाद माँ कहती है कि हाँ मैं तो बकवास मचाती रहती हूँ, सब हमको पागल कहते हैं। उसके बाद बाप कहते हैं कि अरे भाई हम कब तुमको पागल कहते हैं, तुम्हारा मुँह है जो तुम बको। उसके बाद इनकी माँ जो है कहती हैं कि हाँ तुमसे शरीफ तो दुनिया में कोई है ही नहीं है, जान दो मैं रजील सही, यानी मैं बुरी ही सही, कमीनी ही सही, लेकिन अब तुम्हारे घर में 1 मिनट मेरा कदम नहीं जम सकता है। उसके बाद महमूद के बाप प्रेम से कहते हैं, प्यार से कहते हैं कि खुदा का वास्ता कुछ बताओ भी तो क्या हुआ। आगे देखेंगे यहाँ पर है, आहा कैसे भोले हैं आप, गोया कुछ जानते ही नहीं, बैठे बैठे सारा फसाद मचाते रहते हैं और ऊपर से देखो तो जैसे मोम की गुड़िया। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि उस मोवे वकील के यहाँ ना जाया करो, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले। उसकी जोरू तो डायन बनकर मुझे निगलने की फिक्र में है और तुम उससे घुल मिलकर मीठी मीठी बातें किया करो। अरे भाई आहिस्ता बोलो, मोहल्ला वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तुम्हें तो ख्वाह मख्वाह शक पैदा हो जाता है। महमूद की माँ ने और चीख चीख कर बोलना शुरू किया, हजारों गालियां वकील को दी, सैकड़ों सलवाते महमूद के बाप को सुनाए। देख सकते हैं ये इनकी माँ जो है बताती है, डांटती है, कहती है कितने आप भोले बनते हैं, लगता है कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है, बैठे बैठे सारा फसाद मचाते रहते हैं और ऊपर से देखते हैं तो मोम का गुड़िया बने हुए फिरते हैं। मैंने बार बार मना किया है कि आप उस वकील के पास मत जाइए, लेकिन आप उसके पास जाते हैं और उसी के पास नहीं बल्कि उसके जोरू के पास जाते हैं और जोरू जो है वो डायन बनकर आपको निगलने वाली है, लेकिन आप उसके साथ मीठी मीठी बैठ करके बातें करते हैं। उसके बाद जो है महमूद के बाप कहते हैं कि अरे आहिस्ता बोलो, मोहल्ला वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तुमको इसी तरीके से ख्वाह मख्वाह शक पैदा हो जाता है। उसके बाद जो है महमूद की माँ ने चीख चीख करके और बोलना शुरू कर दिया, हजारों गालियां देती है वकील को और सैकड़ों बातें महमूद के बाप को सुनाती है। आगे देखेंगे यहाँ पर है, महमूद अपनी उम्र के 10वें ही साल में यतीम हो गया और बाप के मरने के थोड़े ही अरसा बाद उसकी माँ भी उसे छोड़ गई। किस्मत ने उसे उसके इज्जतज़दा मामू यानी गरीब मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया। जिंदगी की दुश्वारियाँ उसके लिए एक नामहर लेकिन आकिबत अंदेश उस्ताद बन गई। माहौल की नासाजगारियाँ उसे जितनी ज़्यादा ठोकर लगाती, उसके अंदर अस्तवारी और इस्तकामत की कोशिशें उतना ही ज़्यादा तेज होती जाती। उस सगीर सिनी में भी वह मुस्तकिल मिजाजी और पुख्तगी अज़म का एक मुकम्मल नमूना मालूम होता था, जैसे उसका बचपन तफूलियत और शबाब के दरमियान मराहिल फांद कर इंसानी तामीर की आखिरी मंजिल तक पहुँच गया हो। यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि जब महमूद 10 साल का हुआ, सिर्फ 10 साल का, तो यतीम हो गया यानी अनाथ हो गया। इसके वालिद पहले मरे और उसके बाद कुछ अरसे बाद इनकी माँ भी इसे छोड़ गई। अब जो इसकी किस्मत जो था, इसकी इज्जतज़दा मामू यानी इसके तंग दस्त मामू यानी गरीब मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया। ये वहीं पर जाकर रहने लगा। जिंदगी की दुश्वारियाँ इसके लिए एक नाकिबत अंदेश उस्ताद बन गई। जिंदगी में तमाम दुश्वारियाँ इसके पास आने लगी, लेकिन उस माहौल में भी ये जितना इसके पास दुश्वारी आती, जितना मुश्किलात आता, उस मुश्किलात को भी ये सामना करता और बिल्कुल अच्छे तरीके से कदम जमाए हुए और डटे हुए उस मुश्किलात का सामना करता। उस सगीर सीनी में भी यानी उस बचपने के आलम में भी ये क्या करता कि पूरी तरीके से मजबूत इंसान की तरह उससे उस मुसीबत से उस मुश्किलात से लड़ने की कोशिश करता। बचपन जो था वो तफूलियत और शबाब यानी उसके बचपना और जवानी के मरहले में वो फांद रहा था। वो धीरे धीरे बचपने से जवान हो रहा था। उसके बाद जवान होने के बाद क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पर। बड़े होने के बाद क्या होता है कि महमूद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था, जहाँ उसकी तन्हाई पसंदी और रहबानियत का उसके साथ बराबर मजाक उड़ाया करते थे। यूनिवर्सिटी की फिजा को
लोकेशन लड़के और लड़कियों की यकजा तालीम की वजह से गहरी रुमानी हो गई थी। महमूद के साथी कमाल जादू बयानी और गर्म जोशी के साथ उन फिरदौसी मनाजिर के तस्वीरें उसकी आंखें खींचते। महमूद की तबीयत में भी गदगदी सी पैदा हो जाती। जानते हैं ना, जो महमूद था ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा। जब बड़ा हो गया तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ उसके हॉस्टल में रहता था, जहाँ पर वह तनहा रहता था, अकेला रहता था। और यही वजह से उसके तन्हाई पसंदी और रहबानियत के साथ बराबर हमेशा उसके साथ मजाक उड़ाया करते थे लोग। उसके दोस्त जितने भी थे, वहाँ के जितने लड़के थे, सब उसके साथ मजाक उड़ाया करते थे। सब उसको मारते थे, डांटते थे, जुल्म सितम किया करते थे। और कुछ ऐसे उसके दोस्त थे जो इसके साथ अच्छे तरीके से रहते थे। वहाँ पर एजुकेशन दिया जाता, लड़के और लड़की को एकजा तालीम यानी एक जगह बैठा करके बिल्कुल अच्छे तरीके से तालीम दी जाती थी। महमूद के साथी भी जो थे बहुत अच्छे भी थे और कुछ साथी ऐसे थे जो बुरे भी थे, उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। और कुछ ऐसे साथी थे जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। जो अच्छा व्यवहार करते थे उसके साथ ये रह करके उसके तबीयत में गदगदी सी पैदा हो जाती थी। उसके बाद देखेंगे कि यार तुम्हारे सीना में दिल नहीं, लकड़ी का टुकड़ा है जिस पर बिजली तक का असर नहीं होता। कल क्लास में खालिदा किस तरह नज़रें बचा बचा कर तुम्हें तक रही थी। काश वो इस तरह मुझे देखती होती, यकीन मानो मैं अपना कलेजा निकाल कर रख दिया होता। अजीम ने अपने खास परजोश अंदाज में कहा। देखते हैं ये कॉलेज में बातें होती रहती हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त ये सब बातें करता रहता है। तो ये अजीम जो है, इसका दोस्त है, महमूद का दोस्त अजीम कहता है कि तुम्हारे सीना में दिल है कि लकड़ी का टुकड़ा है जिस पर बिजलियों असर नहीं खाता है। हम हमेशा देखते हैं क्लास में खालिदा किस तरीके से नज़रें बचा बचा करके, खालिदा एक लड़की रहती है जो उन दोनों के साथ पढ़ती है क्लास में, क्लास फेलो रहती है, वो बचा बचा करके नज़रें बचा बचा करके तुम पे तकती रहती है, लेकिन तुम हो उसको भावे नहीं देते हो। काश वो इस तरीके से हमको ताकती ना, तो यकीन मानो मैं अपना कलेजा निकाल करके रख दिया होता। उसके बाद महमूद कहता है कि खैर मजाक वगैरह ख़त्म करो, बेचारी मासूम लड़की पर जो तुम इस किस्म के तोहमत लगाते हो ये तो बहुत नामुनासिब बात है। ये महमूद समझाता है अजीम को कि ऐसे तोहमत मत लगाओ, बेचारी कितनी मासूम लड़की है, इल्ज़ाम मत लगाओ उस पर। आगे देखेंगे, जल्दी से फटाफट देखेंगे ताकि पूरा कहानी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। और आपको भी क्या करना है कि जब समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों पे भी रहम करना है और अपने दोस्तों तक क्या करना है तो शेयर करना है। ये कहने वाली बात नहीं होती है। आपको इतना फ्री में और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो आपको भी, आप पर भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने साथ साथ अपने तमामी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी पढ़ करके बिल्कुल फ्री अंदाज में वो उर्दू का टॉपर बन सके और उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। उसके बाद अजीम कहता है तोहमत कैसी, हम उन्हें घूरते रहते हैं और वह बेचारियां हमें तकने से भी रहीं। और भाई तुम्हें तो अपना मोल मालूम नहीं। काश मेरे अंदर तुम्हारे शक्ल सूरत होती, मेरी ज़िंदगी एक मुस्तकिल रुमान होती, रुमान। अजीम ने सीना तानते हुए कहा, आज शाम को नुमाइश आओ तो तुम्हें दिखला दूं कि यार उन नुक्ता दां के लिए कैसे सलाए आम है। मैं तुम्हारे कहने पर आज शाम को नुमाइश जाऊंगा, फिर वहां से किसी रिश्तवारा में चलना, रिश्तवारा मतलब रेस्टोरेंट में चलना, लेते आना अपनी किसी महापारा को, वह भी मेरी इस्तकामत आजमा लेगी। यानी कहने का मतलब इसमें यह है, समझाता है और कहता है कि हम तो उसको घूरते रहते हैं लेकिन वो बेचारी हमको तकती रहती नहीं है, लेकिन तुमको तो अपना मोल मालूम ही नहीं है। काश तुम्हारे अंदर का शक्ल सूरत हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल रोमान हो जाती, यानी अच्छे से गुजरती, बिल्कुल मोहब्बत से गुजरती। उसके बाद अजीम कहता है कि आज शाम को नुमाइश में आना, पार्टी में आना, तुमको दिखला देंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे लोग आते हैं और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है। उसके बाद महमूद कहता है कि ठीक है तुम्हारे कहने से मैं शाम में आऊँगा, लेकिन फिर वहाँ से हम रेस्टोरेंट में चलेंगे, तुम भी चलना, लेके आना वहाँ पर पार्टी में किसी अपने महापारा को, वो भी हमको आजमा लेगी। आगे देखते हैं, वाकई चलोगे या सिर्फ आन में बोल रहे हो? अजीम ने महमूद के चेहरे पर नजर जमाते हुए सवाल किया। महमूद किसी दावे के बाद कदम पीछे हटाना जानता ही नहीं। महमूद ने फातिहाना अंदाज में जवाब दिया। अजीम तो महमूद से वादा लेकर चला गया, लेकिन महमूद एक अजीब तासराती कशाकश में मुब्तला हो गया, जैसे कोई किसी गुनाह के इर्तिकाब का इरादा करके पछताने लगा हो और नताइज के मौहूम लेकिन होश रुबा तस्वुरात व कैफियत के सांचा में ढलकर उसकी रूह में पेवस्त हो रहा हो। महमूद की उंगलियां गैर इस्तरारी तौर पर
रह रहकर उसके नब्ज टटोलने लगती, जैसे उसे बुखार का एहसास हो रहा हो। उसके दिल में एक गैर मामूली वहशतनाक दीवानगी की कैफियत महसूस हो रही थी, जैसे कोई रात के सन्नाटे में खुले मैदान से खौफ खाने लगा हो। उस गैर मामूली अज़म हिलाल और खुशतगी का कोई सबब महमूद की समझ में ना आता था। यानी कहने का मतलब कि अजीम बार बार कहता है कि वाकई में कहो, वाकई में आओगे, किसी तरीके से कह रहे हो। तब महमूद खुद कहता है, महमूद किसी दावे के बाद कदम पीछे हटाना कभी नहीं जानता है। उसके बाद अजीम तो महमूद से वादा लेकर चला गया, वादा लिया और चला गया, लेकिन महमूद इधर अजीबो गरीब परेशानी मुब्तला हो गया। वो सोच विचार करने लगा, सोचने लगा, पछताने लगा कि मैं गुनाह का इर्तिकाब कर लिया हूँ, गुनाह का मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ, उसके बाद मैं कोई बुरा काम करने के लिए जा रहा हूँ। ये सोचते सोचते ये इसका मतलब इसका दिल धड़कने लगता है। पूरी तरीके से जो इसका उंगली है वो गैर इज़्तिरारी तौर पर यानी बगैर मर्जी के साथ वो पूरी तरीके से हिलने लगता है, कांपने लगता है। ये अपना नब्ज टटोलता है तो लगता है कि इसे बुखार का एहसास हो रहा है। ये गैर मामूली वहशतनाक यानी पूरी तरीके से डरा हुआ रहता है। बचपन में भी ये कभी गलती काम नहीं किया था, और कोई भी इंसान जो होता है वो शुरू से कोई गलती काम नहीं करता है तो आगे चल के भी कोई गलती काम करने से पहले उसका पैर डगमगाने लगता है। उसी तरीके से महमूद का भी वही हाल हो चुका था। आगे देखेंगे, वह हॉस्टल से बाहर निकला और कदम तेज करता हुआ नुमाइश को रवाना हुआ। काफ़ी दूर पहुंच चुकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत रास्ता पर लग गया है। उसे अपने उस भूल पर हैरत सी हो रही थी। उसके पांव सर्द हो गए और वह देर तक उसी जगह मबहूत खड़ा रहा, जैसे उसे सख्ता सा हो गया हो। अब नुमाइश जाना बिल्कुल बेशुद्ध है। उसने कहा, अजीम इंतजार करके कहीं और जा चुका होगा। वह अपने कमरा की तरफ लौट आया और कुर्सी पर बैठकर अपनी उस खुद फरामोशी का जायजा लेने लगा। आखिर उसे हो क्या गया था, उसकी समझ में कुछ ना आता था। अपनी खुद एतमादी पर यह कारी ज़र्ब कई दिनों तक महमूद की दिमाग में उलझने पैदा करती रही। गो अजीम से उसने तबीयत की खराबी का उज़्र पेश कर दिया था, जिसे अजीम ने बहाना शाजी कह कर टाल भी दिया। यानी कहने का मतलब कि वो महमूद जो है होटल से निकला और कदम तेज करता हुआ नुमाइश की तरफ रवाना हुआ। अपने कमरे से काफ़ी दूर चला गया था, नुमाइश के पास चला गया था। उसके बाद इसको एहसास होता है कि नहीं, हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, हमको ये सब नहीं करना चाहिए, ये बुरी चीज़ें हैं, नुमाइश में जाना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद वहीं पर रुक जाता है, मबहूत खड़ा हो जाता है पूरी तरीके से, ना इधर जाता है ना उधर जाता है, वहीं पर सख्ता जैसा खड़ा हो जाता है। उसके बाद ये सोचता है, कुछ देर तक सोचता है कि अब सोचता है कि अजीम इंतजार करके चला गया होगा, अब वहाँ पे जाना बेकार है। उसके बाद वो अपने कमरे पे लौट आता है। लौट आने के बाद कुर्सी पे बैठकर वो सोचता रहता है कैसे हम इतना बड़ा गलती करने जा रहे थे। उसके बाद ये कई दिनों तक वही बातें सोचता रहा, उसके दिमाग में उलझने पैदा होती रही। उसके बाद जब अजीम इससे मुलाकात करता है तो अजीम से ये तबीयत ख़राब होने की उज़्र पेश कर देता है, बीमारी पेश कर देता है, जिससे अजीम समझ जाता है कि बहाना कर रहा है। आगे देखेंगे जल्दी जल्दी। यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद मुकाबला के इम्तिहान में शामिल हुआ और उसे डिप्टी कलेक्टरी मिल गई। निस्बतें उसकी तालीम के वक्त ही से आती थी, अब बड़े बड़े घरानों से पयाम आने लगे। यानी कहने का मतलब कि जो महमूद था वो यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रहा था। तालीम के बाद मुकाबला इम्तिहान का होता है, इम्तिहान में बैठता है और वहाँ बैठने के बाद वहाँ से कामयाब होता है और डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। उसके बाद जो निस्बतें हैं यानी शादी वाला जो रिश्ता है वो तालीम के वक्त ही से आ रही थी, लेकिन अब जब इसके पास नौकरी हो गई तो अब बड़े बड़े घरानों से, बड़े बड़े ख़ानदानों से शादी का पयाम आने लगा। एक दिन महमूद घर से वापस आया तो घर की वीरानी उसे काटती हुई सी महसूस हुई। उसे अपने ज़िंदगी हयात की एक बेरूह नकल नज़र आने लगी। घर के सन्नाटे में दीवार से लगी टुक टुक करती हुई घड़ी उसके दिमाग पर ठोकरें सी मारने लगी। घड़ी का पेंडुलम उसे अपनी ज़ात का मरका मालूम होने लगा। वैसा ही एक तरीका और एक रंग पर हरकत करता हुआ वह कब तक मशीन की पुर्जों की तरह ज़िंदगी गुजारता रहेगा। यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि जो महमूद है एक दिन घर से वापस आया तो क्या इसको महसूस हुआ कि जो घर की वीरानी है उसे काटती हुई सी महसूस हुई। ऐसा लगता है कि घर में कोई नहीं है, इसके अलावा पूरे महल में, इसके पूरे घर में, पूरे आशियाने में इसके अलावा कोई नहीं था। अब ये सोचने लगा कि घर के सन्नाटे में एक दीवार पर घड़ी लगी हुई है, वो टुक टुक करती हुई दिखाई दे रही है। उसमें एक पेंडुलम लगा हुआ है जो इधर से उधर, उधर से इधर डुलता हुआ दिखाई देता है।
वो सोचता है कि ये तो घड़ी है और ये घड़ी तो मशीन है, और मशीन में जो पेंडुलम लगा हुआ है वो भी तो एक मशीन है, तो वो तो मशीन एक का अपना अकेला ज़िंदगी तो गुजार सकता है, लेकिन हम तो मशीन तो है नहीं, हमको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई साथी का होना ज़रूरी है। ये सोचना शुरू कर देता है कब तक हम मशीन की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहेंगे। उसने सोचा और फैसला कर लिया कि वो बहुत जल्द शादी करके ज़िंदगी की कैफ माबियों से हमकिनार होकर रहेगा। उसी शाम को उसने अपनी सारी पिछली निस्बतों पर नए सिरे से गौर करना शुरू कर दिया। अक्सर व बेशतर के मुतालिक उसे इल्म था कि वहाँ उसके लिए जगह खाली न रही थी। बाकी मानदा चंद निस्बतों में उसे एक हर एतबार से काबिल इतना मालूम हुई। सिर्फ लड़की की तालीम नामुकम्मल थी, लेकिन लड़की का सन ज़्यादा न था, इसलिए यह खामी दूर की जा सकती थी। महमूद ने उस निस्बत की अज सिरे नौ छेड़छाड़ कराई, बात पुख्ता हो गई और अक्द भी जल्दी हो गया, लेकिन रुखसती लड़की की मैट्रिकुलेशन पास करने तक मुलतवी रखी गई। यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि जो महमूद है वो अब सोच लिया और फैसला कर लिया कि वो बहुत जल्द शादी करेगा और शादी करके ज़िंदगी में सुकून की तरह ज़िंदगी गुजारेगा। और उसी शाम को वो अपनी सारी पिछली निस्बतों पिछली सारी बातें जो है उस पर नए सिरे से गौर करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे सोचता है कि हम अपने से, क्योंकि महमूद का कोई तो था नहीं घर वाला, तो ये सोचता है कि हम किससे शादी करें। ये अब उसको खोजना शुरू कर देता है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल परख करना शुरू कर देता है। उसको एक लड़की मिलती है जिसकी तालीम नामुकम्मल थी, यानी वो इतना ज़्यादा मुकम्मल तालीम नहीं था। वो लड़की का सन जो था, उम्र जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए महमूद जो है उसके पूरे ख़ानदान का जाँच परख करवाया, छेड़छाड़ कराई और उसके बाद बात पुख्ता की गई और जल्द ही अक्द हो गया। अक्द मतलब निकाह हो गया। लेकिन जो रुखसती है, विदाई है, ये मैट्रिकुलेशन पास करने तक मुलतवी रखी गई। वहाँ पे टाल दिया है कि जब मैट्रिकुलेशन पास होगा तब इसकी विदाई हो जाएगी। महमूद भी मान गया। उसके बाद देखिए, इम्तिहान का नतीजा जुबैदा के खातिर ख्वाह कामयाबी का मुशर्रा लाया। महमूद खुशी से दीवाना हो गया। उसके ख्वाब अब हकीकत बनने वाले थे। वह उस ख्याल की लज्जत से सरसार हो रहा था। दूसरे ही दिन से महमूद अपनी शादी की तैयारी में मुनहमक हो गया। उसने दफ्तर से 2.5 माह की मुसलसल फुर्सत ले ली। शादी के अखराजात पर उसने कसीर रकम खर्च की। शहर के सारे मुअज़्ज़िज़ीन को बारात में शिरकत की दावत दी। यानी कहने का मतलब कि जब इम्तिहान हुआ किसका, तो जुबैदा का। जुबैदा कौन है, तो जो महमूद जिससे शादी किया था, महमूद की जो बीवी थी उसी का नाम जुबैदा है। वो जुबैदा जो थी जो मैट्रिकुलेशन में पढ़ रही थी और उसी का विदाई मैट्रिकुलेशन के बाद मुलतवी रखा गया था कि जब मैट्रिकुलेशन पास होगा तब इसकी विदाई हो जाएगी। जैसे ही इसका मैट्रिक का इम्तिहान पास हुआ, जैसे उसका रिजल्ट आया तो वह कामयाबी का पैगाम लाया, कामयाबी का मुसर्रा लाया। महमूद खुशी से दीवाना हो गया। उसके बाद उसकी खुशी का इंतहा न रहा। उसके ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ताजगी भरी हुई थी। वो बहुत अच्छा ख्याल सोच रहा था। दूसरे दिन क्या हुआ कि महमूद जो अपनी शादी की तैयारी में पूरी तरीके से बिजी हो गया, व्यस्त हो गया, मुनहमक हो गया। उसने दफ्तर से 1-2 दिन नहीं, 3-4 दिन, 10-15 दिन नहीं, बल्कि 2.5 महीना मुसलसल फुर्सत ले ली। शादी के जितने भी अखराजात है यानी खर्च है, उस पर कसीर रकम यानी ज़्यादा रकम खर्च किया। शहर के जितने मुअज़्ज़िज़ीन हैं, इज़्ज़तदार लोग जितने लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनको सबको बारात में शिरकत करने की दावत दी। आगे देखेंगे। लेकिन ससुराल में कदम रखने के बाद उसके अंदर एक अजीब हैरत अंगेज तगीर पैदा होने लगा था। उसकी आंखें बेनूर और मुतवहिश सी दिखाई देने लगी थी। उसका जिस्म बर्फ की तरह सर्द होता जा रहा था और चेहरा की सुर्खी रफ्ता रफ्ता फीकी पड़ती जा रही थी, जैसे कोई दूर से एक भयानक मंजर देख रहा हो। यानी कहने का मतलब कि जैसे ही महमूद तमाम खर्च करते हुए और धूमधाम से बारात निकालता है, जैसे ससुराल में जाता है विदाई लेने के लिए, जैसे ससुराल में अपना कदम रखता है, उसके अंदर एक अजीबो गरीब हरकत पैदा होना शुरू हो जाता है। उसकी आंखें जो है बेनूर हो जाता है और मुतवहश यानी डरता डरता दिखाई देता है। उसका जिस्म जो था बर्फ की तरह पूरा सर्द हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। उसके चेहरा का जो सुर्खी था वो रफ्ता रफ्ता फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे दूर से कोई भयानक मंजर देख रहा हो। बाहर के लवाजमात के बाद महमूद को जनाना मकान के अंदर ले जाया जाने लगा तो उसके पाँव में लड़खड़ाहट पैदा हो गई और उसके सारे जिस्म में एक हैबतनाक थरथराहट, जैसे उसे शिद्दत का जाड़ा लग रहा हो। आगे कदम बढ़ाना उसके लिए नामुमकिन हो गया। औरतों में महमूद की उस कैफियत पर हलचल सी मच गई। उसके ससुर को इत्तला दी गई। वह भागा हुआ महमूद के करीब आया, मिजाज पुरसी की, तबीयत का हाल दरियाफ्त किया, लेकिन महमूद को जैसे सांप सूंघ गया था। उसके मुंह से एक लफ्ज न निकला।
जैसे वो दफातन गूंगा हो गया या उसने अभी बोलना सीखा ही ना हो। यानी कहने का मतलब कि जितना बाहर का लवाजमात था, बाहर का जितना भी कार्यक्रम था, उस पूरे काम को करने के बाद जब महमूद को ज़नाना मकान में भेजा गया, जब औरतों के घर में भेजा गया, तो उसकी पाँव में लड़खड़ाहट पैदा होने लगी। उसका सारा जिस्म एक हैबतनाक थरथराहट में हो गया। जानते हैं ये क्यों हुआ? महमूद बचपन से ही इसी तरीके से था। अपने माँ के गुस्सा को देख करके उसका जिस्म थरथराहट महसूस होता था। अब आप ही सोच सकते हैं कि जो बच्चा एक औरत से इतना डरता हो, उस शादी के माहौल में उतनी सारी औरतों के बीच जाता हो, तो उसका क्या हाल होता होगा। वही महमूद के साथ भी हुआ। जैसा लग रहा था कि उसको शिद्दत से बहुत ज़्यादा डरा लग रहा हो, आगे कदम बढ़ाना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। औरतें जितनी भी हैं महमूद की इस कैफियत पर हलचल से मचाने लगी। उनके ससुर को इतला दी गई। ससुर भी भागा हुआ महमूद के पास आया और अपने दामाद जी का मिजाज पुरसी की, तबीयत का हाल दरियाफ्त किया, पूछा, लेकिन महमूद को साफ सूझ गया था, कुछ भी नहीं बोला। जैसा लग रहा था कि वो गूंगा हो गया हो या उसे बोलना आता ही नहीं है, वो बोलना सीखा ही नहीं है। इस तरीके से ये कहानी क्या हो जाती है, तो द एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। और कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो अपना ख्याल रखें। आज इतना ही रन देते हैं। इसके बाद हम लोग इसके सवाल जवाब अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।